जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, एक बार पुनः मैं आपको और आपके फोन की स्क्रीन के सामने आ चुका हूं लेकर राजस्थान जिला दर्शन का हनुमानगढ़ का पार्ट सेकंड। आज हम हनुमानगढ़ के पार्ट सेकंड में हमने कुछ बेसिक जाना था। आज हम भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानेंगे, सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में जानेंगे, ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भौगोलिक परिदृश्य से कि भौगोलिक परिदृश्य में हमारा हनुमानगढ़ क्या भूमिका निभाता है, क्या हमें दिखाता है हनुमानगढ़ अपने बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भौगोलिक परिदृश्य की। भौगोलिक परिदृश्य कि यहाँ की भूगोल कैसी रखते हैं, क्या वातावरण है, जलवायु कैसी है, तापमान कितना है, वर्षा कितनी होती है। तो साथियों, सबसे पहले हम देखें भौगोलिक परिदृश्य में आता है। जिस प्रकार से यहाँ थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं, ये राजस्थान है, हनुमानगढ़ कहाँ है? यहाँ। तो आपको पता चल गया कि राजस्थान में हनुमानगढ़ है वो उत्तरी जिला है। भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार ये कैसा जिला है? उत्तरी जिला है। तो ये पता चल गया आपको। इसको मैं रफ कर देता हूं। पहली बात भौगोलिक परिदृश्य में आती है कि ये उत्तरी भाग का राजस्थान के उत्तरी सीमा का जिला है। उत्तरी सीमा का क्या ये जिला है? ठीक है। अब बात की जाए इनके पड़ोसी जिलों की बात की जाए। अब यहां पड़ता है अपना कौन सा? गंगानगर। यहां कौन सा है? गंगानगर पड़ता है। और यहां पड़ता है बीकानेर और यहां पड़ता है चूरू। तो इसके पड़ोसी जो जिले हुए, हनुमानगढ़ के पड़ोसी जिले कितने हुए? 3 हुए। पड़ोसी जिलों की बात की जाए, पड़ोसी जिलों की बात की जाए, पड़ोसी जिले कितने हुए? 3 हुए। अब 3 है कौन कौन से? गंगानगर आ गया, श्री गंगानगर आ गया, प्लस में बीकानेर आ गया और चूरू। और क्या आ गया? चूरू। तो हनुमानगढ़ के पड़ोसी जिले कितने हुए? 3। गंगानगर, बीकानेर, चूरू। ठीक है। अब बात की जाए पड़ोसी जिलों की हो गई, तो पड़ोसी राज्यों की बात होगी कि हनुमानगढ़ के साथ कितने राज्य सीमा करते हैं। तो पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो यहां से देखेगा, सबसे पहले यहां आ जाता है पंजाब। यहां पंजाब सीमा साझा करता है और हरियाणा। तो कितने हो गए? 2। क्या हो गए? 2 पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य कितने हो गए जो सीमा साझा करते हैं? किससे? हनुमानगढ़ से। और तो बात करें कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है अपना पंजाब और एक पड़ता है हरियाणा। एक पड़ता है हरियाणा। अब बात की जाए पंजाब की और हरियाणा की, ये क्या विशेषता देंगे अपने को? तो पंजाब है वो हनुमानगढ़ के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ये क्या करता है? कम सीमा साझा करता है। किसके साथ? हनुमानगढ़ के साथ। पंजाब हनुमानगढ़ के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है और हरियाणा है वह हनुमानगढ़ के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। सबसे अधिक सीमा साझा करता है, अधिक सीमा साझा करता है। तो यह बात आपको फैक्ट में याद रखनी है कि हरियाणा के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का हरियाणा के साथ कौन सा जिला सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो आपको बता देना है कौन सा? हनुमानगढ़। अगर पूछी जाए पंजाब के साथ राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम सीमा साझा करता है, तो आपको बता देना है हनुमानगढ़। पंजाब के साथ तो सबसे कम सीमा साझा और हरियाणा के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। कौन करता है? अपना हनुमानगढ़ करता है। अब बात करें हम इसके जलवायु की बात की जाए, जलवायु की बात की जाए तो हनुमानगढ़ की जो जलवायु है वो है अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है। ये भी आपको याद रखना है कि हनुमानगढ़ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है। उसके बाद अगर रफ करते हैं हम, चलो देखते हैं। अब बात करें थोड़ा सा इसके उपनामों की, तो इसके उपनाम हैं, अगर इसके उपनामों की बात की जाए तो इसे मरु गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मरु गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? हनुमानगढ़ को मरु गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हनुमानगढ़ को फूलों की टोकरी कहा जाता है, फूलों की टोकरी कहा जाता है। और सभ्यता जो अपनी सभ्यता का जो सभ्यता है, सभ्यता का स्थल कहा जाता है, सभ्यता का स्थल कहा जाता है। मरु गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, फूलों की टोकरी कहा जाता है। तो ये हनुमानगढ़ के बारे में जो भौगोलिक बातें हुई कौन कौन सी? राजस्थान का उत्तरी सीमा का हुआ, पड़ोसी जिले गंगानगर, बीकानेर, चूरू। पड़ोसी राज्यों की बात की जाए 2 पंजाब हरियाणा, कम सीमा अधिक सीमा। जलवायु की बात की जाए अर्ध शुष्क जलवायु, उपनाम मरु गंगा का प्रवेश द्वार और फूलों की टोकरी। तो अब हम और जानते हैं इसके भौगोलिक बातें कि भौगोलिक परिदृश्य क्या क्या है हनुमानगढ़ का। यहां पर एक नदी है। भौगोलिक परिदृश्य की बात की जाए तो यहां पर हनुमानगढ़ में एक नदी है जिस नदी का नाम है घग्गर। क्या नाम है? घग्गर। हनुमानगढ़ की ये मुख्य नदी है। हनुमानगढ़ जिले की क्या है? मुख्य नदी है, घग्गर नदी है। उद्गम बात की जाए शिवालिक काल का पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है, 465 किलोमीटर की लंबाई के साथ होता है और ये हिमाचल से आती है और राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील से। और हनुमानगढ़ में ये राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब हम इसकी डिटेल से बातें करते हैं। उद्गम स्थल के बारे में जाने कि उद्गम स्थल कहां से होता है। आप सभी जानते हैं जो शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों जिसे हम कालका भी पहाड़ियां भी बोलते हैं, और ये होता है हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। ये तो क्या हो गया? इसका उद्गम स्थल हो गया। अब ये राजस्थान में प्रवेश यानी राज्य में प्रवेश कहां से करती है? अपने राज्य में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश जो करती है वो करती है कहां से? टिब्बी तहसील से।
टिब्बी से प्रवेश करती है, और टिब्बी है वो भी कहाँ है, हनुमानगढ़ में आता है। ठीक है, ये भी हनुमानगढ़ में आता है। कहाँ से प्रवेश करती है, ये इस प्रकार से आती है कालकाज पे हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ से ये प्रवेश करती है नदी, ये यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से टिब्बी से प्रवेश करती है। अब देखें, अगर इसके बारे में और जानें, अब इसके उपनाम आते हैं। इसकी लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल जो लंबाई है वो है 465 किलोमीटर। कितनी है, 465 किलोमीटर है। इसके उपनाम की बात की जाए तो द्वेषवती कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है, नट कहा जाता है, नाली कहा जाता है, सोत्र कहा जाता है, और इसे पाकिस्तान, इसका जो जल है वो यहाँ से होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है फोर्ट अब्बास तक, तो इसे हकरा भी नाम से जाना जाता है। और इस नदी का जो किनारे के पास जो पानी पहुंचता है उसे पाट भी कहते हैं, नाली भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके क्या है, उपनाम है। अगर हम उपनामों की बात की जाए, उपनाम की बात की जाए तो इसे द्वेषवती कहा जाता है, इसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है, इसे नट भी कहा जाता है, इसे नाली भी कहा जाता है, इसे सोत्र भी कहते हैं, इसे सोत्र भी कहते हैं, इसे पाट भी कहते हैं। ये इस नदी के क्या है, उपनाम है। किस नदी के, घग्गर नदी के। घग्गर नदी की बात हुई तो हमने हनुमानगढ़ की बात हमने कहा, मुख्य नदी है, शिवालिक की पहाड़ियां, कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, राज्य में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है। कुल लंबाई हमने जानी 465 किलोमीटर है। उपनामों की बात की जाए द्वेषवती, सरस्वती, नट, नाली, सोत्र, पाट हो जाता है। और इस नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है, क्या है, आंतरिक प्रवाह की सबसे यानी बड़ी यानी लंबी नदी है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। नदियों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो आंतरिक अपवाह की नदी की बात की जाए, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, घग्गर नदी है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट मान लेनी है और लगा देना है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। तो ये घग्गर नदी के बारे में हमने चर्चा की है। अब देखिएगा, अब इसकी बात हो गई, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी हो गई है, और इसका जो जल है वो अपने हनुमानगढ़ से आगे जब इसका जल में पानी की अधिकता हो जाती है, पानी अधिक हो जाता है, तो पानी है वो पाकिस्तान में प्रवेश करता है। कहां करता है, पाकिस्तान में प्रवेश करता है, और पाकिस्तान का एक नाम है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। और जब ये प्रवेश करती है तो फोर्ट अब्बास में करती है, तो वहां पे इस नदी में, नदी की वजह से बाढ़ आ जाती है, वहां से इस नदी की वजह से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और इसे हकरा नाम से पुकारते हैं। पाकिस्तान वाले इस नदी को क्या कहते हैं, हकरा के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें डिटेल से हम नहीं जान सकते, क्योंकि फिर जिला नहीं, फिर हम नदी पर टॉपिक में आ जाएंगे। ये बस थोड़ा सा बेसिक है हनुमानगढ़ जिले में, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले की मुख्य नदी है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जान चुके हैं हम। अब इस चीज को हम करते हैं रफ। अब भौगोलिक परिदृश्य में हम एक इसके अभयारण्य भी आता है, एक झील भी आती है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, जिसे अभयारण्य तो जो अपना बड़ोपल अभयारण्य आता है। अब बात करें, हनुमानगढ़ में एक झील है, एग्जाम में आ चुका है प्रश्न ये। उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। उस झील का नाम क्या है, तलवाड़ा झील। अब ये तलवाड़ा जो झील है, इस झील की एक विशेषता है कि राजस्थान की सबसे नीची जो झील है वो कौन सी है। एग्जाम में यही प्रश्न आया कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तो तलवाड़ा झील है। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान की सबसे नीची झील, राजस्थान की सबसे नीची झील, सबसे नीची झील कौन सी है, तो वो है तलवाड़ा झील, और ये तलवाड़ा में ही स्थित है। अब बात करें हम अभयारण्य की, एक अभयारण्य हो रहता है बड़ोपल अभयारण्य। बड़ोपल अभयारण्य, बड़ोपल अभयारण्य। झील पूछे, तलवाड़ा झील, राजस्थान की सबसे निजी झील। अभयारण्य की बात करें तो बड़ोपल अभयारण्य आता है, कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। अब हनुमानगढ़ के भौगोलिक परिदृश्य में अगर हम कृषि की बात करें कि यहाँ कौन सी कृषि फसलों की बात करें, तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती है वो गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, मूंगफली भी होती है यहाँ पे, और मुख्यतः कपास, मुख्यतः यहाँ पे कपास भी होती है। कपास है वो यहाँ पे अधिक होती है, कहाँ, हनुमानगढ़ में। और मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ रेतीली, कचहरी मिट्टी, काली मिट्टी भी थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ ज़्यादातर जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो अगर इससे थोड़ा रफ करेंगे फिर जानते हैं नेक्स्ट बातें। अब हम देखें, यहाँ पे खनिज भी मिलता है, खनिज की मात्रा भी मिलने लगी है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे खनिज है वो मिलता है जिप्सम। कौन सा खनिज मिलता है, जिप्सम। और जिप्सम भी यहाँ के कुछ क्षेत्र में मिलता है, टिब्बी में मिलता है, देखने को मिला है नौहर और भादरा में, यहाँ पे जिप्सम की मात्रा मिलती है। तो आप बता सकते हो टिब्बी में और नौहर प्लस भादरा, तो यहाँ पे क्या मिलता है, जिप्सम की मात्रा देखने को मिलती है। अब आती है यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक परियोजना हो रहा है यहाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये मसीता, राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो कहां से करती है, तो मसीता वाली हेड से करती है। ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है और आ चुके हैं, मसीता वाली हेड से।
वाली हेड से क्या कर चुकी है, प्रवेश करती है राज्य में। तो खनिज जिप्सम निकलता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो मसीता वाली हेड से प्रवेश करती है। ये भौगोलिक परिदृश्य के बारे में बातें हो चुकी है हमारी। अब हम दर्शनीय स्थलों की बात करें कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, उसमें दर्शनीय देखने योग्य चीजें क्या क्या है। भौगोलिक परिदृश्य के बारे में हमने जाना, घग्गर नदी के बारे में जाना, जो हमारे यहाँ की जलवायु और शुष्क जलवायु है, यहाँ पे जो अभ्यारण्य है वो बुढ़ोपल अभ्यारण्य है, यहाँ की झील तलवाड़ा झील है। ये भौगोलिक परिदृश्य, सीमा कौन सा साझा करता है, यहाँ पे होता फसल क्या होती है, कपास गेहूं, ये देखने को हमें मिला है। तो अब हम बात करें दर्शनीय स्थलों की, देखने योग्य जो स्थल है उनकी बात करें। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो दर्शनीय स्थल है हनुमानगढ़ के अंदर आप जानते हैं कालीबंगा है वो दर्शनीय स्थल के अंदर आता है, कालीबंगा दर्शनीय स्थल में आता है। अगर बात करें हम रंग महल सभ्यता भी वो दर्शनीय स्थल में आता है, रंग महल सभ्यता। अगर हम बात करें गोगामेड़ी जो तीर्थ स्थल है, गोगामेड़ी मंदिर की बात करें, तीर्थ स्थल है। अगर हम बात करें गोगामेड़ी आ गया, कालीबंगा आ गया, भटनेर दुर्ग हो गया, भटनेर दुर्ग। तो ये चीजें हैं हनुमानगढ़ के अंदर देखने योग्य। तो सबसे पहले हमने कालीबंगा, रंग महल, गोगामेड़ी और भटनेर, ये चीजें हैं क्या है, देखने योग्य दर्शनीय स्थल है। कालीबंगा के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, हुई नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे क्योंकि फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। इसकी वजह से आपको भी दिक्कत और हमें भी दिक्कत, हमें चलाने में दिक्कत, आपको देखने में दिक्कत। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा दर्शनीय स्थल के बारे में। कालीबंगा, ये कालीबंगा है। पहली बात एग्जाम में सीधा प्रश्न जो आता है कालीबंगा के बारे में वो यह आता है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। ज्यादातर प्रश्न यही देखने को मिलता है हनुमानगढ़ जिले से। कालीबंगा सभ्यता है, ऑप्शन में कौन से प्रश्न, कौन से जो जिले पूछता है इस सभ्यता में, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इनमें से ज्यादातर जो क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, गंगानगर ही चेप देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आता है पीलीबंगा तहसील के अंदर पड़ता है, यहाँ पीलीबंगा तहसील में पड़ता है कालीबंगा, और पीलीबंगा में पड़ने की वजह से ये कहाँ आ गया, हनुमानगढ़ में। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे आइए, तो ये हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा तहसील में, पीलीबंगा तहसील में, पीलीबंगा तहसील और हनुमानगढ़ में। ठीक है, अब बात करें इस शब्द का, ये कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बता सकते हो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। अगर कालीबंगा की बात करें, अर्थ क्या है इसका, इसका अर्थ क्या है, एग्जाम में ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। ये थोड़ी थोड़ी बातें कर चुके हैं, लेकिन इसमें बातें डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे इसके बारे में। काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा सभ्यता है। यहां से अगर इसके बारे में बात करें तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। भारत सरकार ने क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। वो कब किया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, डाक टिकट कब जारी किया था, तो आप बता सकते हो 1961 में भारत सरकार ने क्या किया था, कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट जारी किया था। तो ये चीजें कालीबंगा के बारे में। अब यहां से कालीबंगा है, इसका उत्खनन किसने किया था, सबसे पहले इसकी खोज जानते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, अमलानंद घोष, इन्होंने क्या की थी, यहां पे खोज की थी। अगर हम बात करें उत्खनन की बात की जाए तो उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो दो थे, एक तो थे वी लाल, वह बीके थापर के द्वारा यहां पे उत्खनन का कार्य किया गया था। और जो उत्खनन का कार्य है वो 1961 से लेकर 1964 तक चला था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। खोज अमलानंद घोष ने की थी, उत्खनन वी लाल व बीके थापर के द्वारा 1961 से 1964 तक हुई थी। लेकिन नोट डाल के एक बात और याद रखनी है, नोट डाल के एक बात और क्या याद रखनी है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी वो एलपी टेसीटोरी ने की थी। किसने की थी, सर्वप्रथम खोज किसने की थी। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो आप लिख सकते हो एलपी टेसीटोरी ने की थी। किसकी खोज, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। शब्द सिंधी से लिया गया, अर्थ है काले रंग की चूड़ियां हैं। भारत सरकार ने डाक टिकट जो जारी किया था वो 1961 में किया था। खोज हुई थी 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा, लेकिन सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो एलपी टेसीटोरी के द्वारा की गई थी। उत्खनन का कार्य है वो वी लाल व वी के थापर के द्वारा 1961 से 1964 के मध्य किया गया था। अब इसे हम करते हैं रफ। और यहां पर जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें हमें जो प्राप्त हुआ, क्या क्या मिला, यहाँ पे तो आप सभी को मैं पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हनुमानगढ़ जिले के पार्ट जो 1 है हमने अपलोड कर रखा है, उसमें बता रखा है कि जुते हुए खेत मिले, नालियां मिली है, कपास के मिले, कपास की खेती के मिले, चावल के भी कुछ दाने मिले, ये तो ये सारी बातें हमने कर चुके हैं। अब दर्शनीय स्थल में हम देखते हैं नेक्स्ट आगे भटनेर दुर्ग के बारे में। अब हम भटनेर दुर्ग के बारे में देखते हैं। बातें तो कल कर चुके हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब आ ही गया है टॉपिक तो थोड़ी सी और अधिकता से बातें करते हैं। भटनेर दुर्ग के बारे में बात करें। सबसे पहले भटनेर दुर्ग मैंने बताया था 285 ईस्वी में जो भूपत भाटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ के उत्तरी। सबसे पहले इसे के बारे में जाने तो इस जिले को राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का क्या कहा जाता है, राज्य का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी होता है मेरे दोस्त मेरे भाई
पहरेदार, यानी राजस्थान का जो उत्तरी सीमा का पहरेदार है वो कौन है, तो वो बटनेर दुर्ग है। और जो दुर्ग है, बटनेर दुर्ग है, वो कौन सी श्रेणी में आता है, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये दुर्ग है कौन सी श्रेणी में आता है, दुर्गों की जो श्रेणी होती है उस श्रेणी में से कौन सी श्रेणी में ये दुर्ग आता है, तो ये आता है धानव की श्रेणी में, धानव श्रेणी में, धानव श्रेणी में आता है। और धानव श्रेणी होती है जो मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग होता है वो धानव श्रेणी के अंतर्गत आता है। किससे घिरा हुआ, मरुस्थल से, मरुस्थल से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है, वो धानव श्रेणी में आता है। वो कौन सी श्रेणी में आता है, धानव श्रेणी में आता है। अब बटनेर जो दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे है, अगर आप में थोड़ा सा भी सेंस है तो आप समझ सकते हो कि हनुमानगढ़ में तो एक ही नदी है और उस नदी का नाम क्या है, वो है घग्गर नदी। तो ये कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है कौन, बटनेर दुर्ग। अब बटनेर दुर्ग के बारे में हमने जाना कि राज्य का उत्तरी सीमा का प्रहरी है, श्रेणी आती है इसकी धानव श्रेणी, मरुस्थल में पड़ता है। नदी की बात करें तो घग्गर नदी आती है यहां से। अब हम इसी के अंतर्गत अगर और देखें तो इस पे एक आक्रमण हुआ था, इस पे क्या हुआ था, एक आक्रमण हुआ था। और वो भी आक्रमण अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, मैं सन लिखता हूं 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ था और वह आक्रमण किया गया था तैमूरलंग के द्वारा। तैमूरलंग के द्वारा यहां पे क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था किस पे, बटनेर दुर्ग पे। इन्होंने आक्रमण किया उस समय जब यहां पे महिलाएं थी, मुस्लिम महिला और हिंदू महिला, इन्होंने क्या कर लिया, जोहर कर लिया, संयुक्त रूप से जोहर कर लिया गया। और जब उस समय जोहर किया गया तो उस समय जो यहाँ के शासक थे, यहाँ के राजा थे बटनेर दुर्ग के, वो दुलीचंद भाटी थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1398 में आक्रमण किया था किसने, तैमूरलंग ने, तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। और तैमूरलंग की एक आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी। कौन सी है, तुजुक ए तैमूरी, तैमूरी। ये आत्मकथा है किसकी, तैमूरलंग की। तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मैंने ऐसा मजबूत और सुरक्षित दुर्ग कहीं नहीं देखा। क्या, कौन, कैसा दुर्ग, बटनेर दुर्ग जैसा, जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान में कहां पे हुए हैं, तो बटनेर दुर्ग पे हुए हैं। विदेशी आक्रमण ध्यान दीजिएगा, विदेशी आक्रमण, देशी आक्रमण कहां हुए हैं, अगर आपको देशी आक्रमण है तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, उस पर देशी आक्रमण सर्वाधिक अधिक हुए। और विदेशी आक्रमणों की बात की जाए विदेशी आक्रमणों की बात की जाए तो अपने बटनेर दुर्ग पर विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं। तो लिख देता हूं मैं यहां, विदेशी आक्रमण सर्वाधिक, विदेशी आक्रमण राजस्थान में अगर विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो सबसे अधिक किस पे हुए हैं, अपने बटनेर दुर्ग पे हुए हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में, तैमूरलंग ने तुझे के बारे में यहाँ लिख दी। और यहाँ पे एक जोहर हुआ है, यहाँ इसी दुर्ग पर जोहर हुआ है, और वो भी हिंदू महिलाओं, हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं, हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया, संयुक्त रूप से जोहर किया है। ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने संयुक्त रूप से जोहर राजस्थान में कहां किया है, तो आप बता सकते हो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिला में संयुक्त रूप से जोहर किया है। हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने संयुक्त रूप से क्या किया है, जोहर किया है। आज इस समय जब जोहर किया गया तब यहां बटनेर का शासक कौन था, बटनेर दुर्ग का शासक कौन था, तो आपको याद रखना है यहां का जो शासक था वो दुलीचंद भाटी था, दुलीचंद भाटी था। कौन था, दुलीचंद भाटी था। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। अगर बटनेर दुर्ग का वास्तुकार पूछा जाए आपसे, बटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था, बटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था, तो ककैया था। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कौन है, ककैया था। कहां का वास्तुकार, बटनेर दुर्ग का। बटनेर दुर्ग के अंदर 52 बीघा में फैलाव है इसका, 52 तालाब है, 52 इसके जो बुर्ज बने हुए हैं। तो अगर पूछा जाए कि 52 बुर्ज, 52 तालाब, 52 बीघा में फैला हुआ दुर्ग राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, तो आप बता सकते हो बटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं फिर लिखते हैं। तो जो बटनेर दुर्ग है यह है, इसमें 52 तो बुर्ज हैं प्लस 52 तालाब हैं, 52 तालाब हैं प्लस 52 बीघा में फैला हुआ है, 52 बीघा में फैलाव है इसका। तो ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगर हम बात करें बटनेर दुर्ग के बारे में और, तो बटनेर दुर्ग में एक कब्र भी है शेर खां की। किसकी है, शेर खां की। ये भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, पर एग्जाम में बेसिक ही आता है, कोई और अन्य नहीं आते हैं। बेसिक बेसिक बातें आती हैं जो हमें पढ़ी हुई है तब आती है, वरना ये भी नहीं आती है। अब देखिए, कब्र हो गई, 52 बुर्ज हो गई, 52 तालाब हो गया, 52 बीघा, 52 बीघा में फैलाव हो गया। इसमें कब्र है एक शेर खां की। और इसका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार है किसका, बटनेर दुर्ग का जो मुख्य द्वार है उस पे दलपत सिंह, बीकानेर का शासक है, उस दलपत सिंह क्या, वह उसकी 6 पत्नियों का चित्र बना हुआ है। किसका, एक तो दलपत सिंह बीकानेर का शासक है। ये कहां का शासक है, बीकानेर का। तो ये बीकानेर का शासक है, बीकानेर का शासक है। और उस बीकानेर का शासक का नाम क्या है, दलपत सिंह, दलपत सिंह। और इस दलपत सिंह की 6 रानियां हैं, 6 पत्नियां हैं। तो जो बटनेर दुर्ग है उसका जो मुख्य द्वार है वो दलपत सिंह और उसकी 6 पत्नियों का चित्र बना हुआ है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बटनेर दुर्ग के बारे में हमने मुख्य मुख्य बातों पे अध्ययन कर लिया है। अब हम देखेंगे गोगामेडी के बारे में, दर्शनीय स्थल गोगामेडी के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। फिर हमारा हनुमानगढ़ जिला है वो कंप्लीटली अध्ययन हो जाएगा, हमारा हनुमानगढ़ जिला पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं गोगामेडी के बारे में। अब हम देखते हैं गोगामेडी के बारे में, गोगामेडी
मेड़ी। अब गोगा मेड़ी है पहली बात, तो ये गोगा मेड़ी, इस गोगा मेड़ी को हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील में है, हमने कल ही चर्चा की थी, नौहर तहसील में है, तो आप बता सकते हो। और इसका जो नौहर तहसील के अंदर ही गोगा मेड़ी स्थल है, स्थान है एक, उस गोगा मेड़ी स्थान में ही गोगा मेड़ी स्थित है। तो इसका लोकेशन यानी स्थान की बात की जाए तो ये गोगा मेड़ी प्लस नौहर तहसील, और जिला आपको पता है हनुमानगढ़ ही पढ़ रहे हैं तो हनुमानगढ़ में। अब इसका एक नाम मिलता है उपनाम, इसका उपनाम क्या है, इसे बोलते हैं धुरमेड़ी, इसे धुरमेड़ी बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, धुरमेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी को क्या कहा जाता है, धुरमेड़ी कहा जाता है। अब यहाँ पे मेला कब लगता है तो यहाँ पे जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, क्या लगता है, मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पे मेला लगता है गोगा मेड़ी में। अगर हम बात करें गोगा मेड़ी के बारे में तो यहाँ पे इसकी जो निर्माण की बात की जाए, ये बातें तो पहले थी लेकिन हम कर लेते हैं, पहले करनी थी। निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ये ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसका निर्माण किसने करवाया था मंदिर का, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसका, गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी नौहर में स्थित है, उपनाम धुरमेड़ी कहा जाता है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है। अब बात करें हम गोगा मेड़ी का जो मंदिर बना हुआ है उसकी आकृति पूछी जाती है, कैसी आकृति है, उसकी आकृति कैसी है, तो मकबरे नुमा इसकी आकृति बनी हुई है, मकबरे नुमा आकृति बनी हुई है किसकी, गोगा मेड़ी मंदिर की। और इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार है या गेट है, उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है उस गेट पे। अगर आपसे पूछा जाए कि गोगा मेड़ी के मुख्य द्वार, जो गोगा मेड़ी का मंदिर है उसके मुख्य द्वार पे क्या अंकित है, क्या लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मेला कब बढ़ता है, भाद्र कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। आकृति कैसी, मकबरे नुमा, निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, और हम जानते हैं यहां से इस जो गोगा मेड़ी का जो पुजारी होते हैं, ये पुजारी होते हैं दो। कितने पुजारी होते हैं, दो। जो भाद्रपद माह होता है, इस भाद्रपद में तो रहता है हिंदू पुजारी। भाद्रपद माह में कौन रहता है, हिंदू पुजारी। और अन्य जो महीने होते हैं, 11 महीने बच जाते हैं, उनमें रहता है मुस्लिम पुजारी। कौन सा पुजारी रहता है, मुस्लिम पुजारी। और मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, चायल कहा जाता है। मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, चायल कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब यहां से ये पुजारी हो गया। अब देखिए, अब गोगा मेड़ी में धोख लगाने आते हैं भगत। कौन आते हैं, भगत। तो यहाँ पे एक नृत्य भी होता है, यहाँ पे होता है एक नृत्य। उस नृत्य को कहा जाता है साकल नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए कि गोगा जी के भगत है वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो साकल नृत्य करते हैं। और यहाँ पे जो भगत आते हैं वो ज्यादातर कहां से आते हैं, यूपी से आते हैं और बिहार से आते हैं। यूपी से भी आते हैं और बिहार से आते हैं। और जो इनके भगत होते हैं वो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस वजह से उन्हें पूर्बिया कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्बिया कहा जाता है। किस वजह से, पीले रंग के वस्त्र धारण करने की वजह से उन्हें पूर्बिया कहा जाता है। कहां से आते हैं, यूपी और बिहार से आते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, इस वजह से उन्हें पूर्बिया कहा जाता है। गोगा जी को सर्पों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है, सर्पों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है, जहार पीर कहा जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है, जहार पीर कहा जाता है। और गोगा जी है वो पंच पीरों में से एक स्थान किसका भी आता है, गोगा जी का आता है। जो अपने राजस्थान के पंच पीर हैं, उन पंच पीरों में से एक कौन है, तो एक गोगा जी भी अपने क्या है, पंच पीरों में से एक है। तो गोगा जी के बारे में हमने जाना। और गोगा जी हैं, उनके गुरु थे। उनके गुरु कौन थे, गोगा जी के गुरु, तो गुरु थे गोरखनाथ। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो गोगा मेड़ी से, मैं यहीं से हूं, रामगढ़ मेरा गांव पड़ता है गोगा मेड़ी के पास में। तो जो इनके गुरु कौन, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। इनका जो मंदिर है वो गोगा मेड़ी से लगभग है तो किलोमीटर की दूरी पर ही रहता है, पास में ही बना हुआ है इनका मंदिर, जिसे गुगाना कहा जाता है। हमारी इस स्थानीय भाषा में गुगाना ही कहते हैं इसे। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो गोरखनाथ, इनके गुरु का पास में मंदिर बना हुआ है, गोगाना के नाम से जानते हैं। और इनकी जो गोगा मेड़ी है, गोगा जी है, गोगा जी का एक पनोरमा भी बना हुआ है, वही पास में ही पनोरमा बना हुआ है। यहाँ पे गोगा जी पे एक गोगा मेड़ी में एक मेला भरता है, पशु मेला, जो हरियाणवी नस्ल की गाय के लिए बनता, जो हरियाणवी नस्ल है यहाँ पे गाय के लिए जो ये मेला भरता है। तो ये लगभग हमारा हनुमानगढ़ जिला है वो कंप्लीटली अध्ययन हो चुका है। अगर कुछ बातें रह जाती है तो आप हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और मिलते हैं हम नए जिले के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।